नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार जाखन देहरादून में पेयजल की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। बता दें कि योजना 423.20 लाख रुपए की लागत से बनेगी। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र की 4000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। दून विहार क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 9 किलोमीटर घुसने वाली रेल लाइन का शुभारंभ हमने किया है। क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी उठता है, बिजली के ले सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। वो पानी जला हमारी सरकार की प्राथमिकता है और धामी सरकार का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण होना। पहले क्या होता था, जो पत्थर रख जाते थे, रिबन कट जाते थे, उसके बाद सरकारें बदली हो जाती थी। लेकिन आज जिन कामों का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण कर रहे हैं और उस लाइन को घुसने के बाद यहाँ की लगभग 7000 आबादी को उसका लाभ मिलेगा। इससे पूर्व भी हमने 1 करोड़ 70 लाख की लागत से एक ओवर टैंक ट्यूबवेल यहाँ पर लगाया था। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने मांग की है कि यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया जाए। उसका मैंने कि सिविल स्कूल लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है और हमारे युवा मंत्री धामी की सरकार लगातार सृजनशीलता से काम कर रही है। मैं इसके लिए धामी जी को शुभकामनाएं देता हूँ। बताइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं की और कहा कि पुलिसकर्मी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके रहने की जगह अच्छी तरह से व्यवस्थित हो, इसीलिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस धनराशि से पुलिसकर्मियों के लिए उनके घर बनाए जाएंगे। देहरादून स्थित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लगातार प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हर बार पुलिस ने अपने साहस से, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। आज के आधुनिक युग में जब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तेजी से आज नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, तो अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो जाती है। हम न केवल अपने पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का भी सामना कर रहे हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक ठोस योजना बनानी होगी। साथ ही जो नशा है वो आज हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बन चुका है। यह न केवल हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवार और समाज को भी सहना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक हम देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि के रूप में स्थापित करेंगे और इस नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने अभी 1100 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 23 करोड़ रुपए के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, साइबर अपराध एक तेजी से बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को भी तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक होगा। हमें इस पर अंकुश लगाने के लिए अन्य राज्यों व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट के साथ
मिलकर काम करना होगा। ये हमारे लिए अभी समय की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके साथ ही हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड गठन राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला डेस्क हेल्प के अंतर्गत QRT का गठन किया गया है। साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 95% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 50% से अधिक अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। रेलवे ने उत्तराखंड को एक नई ट्रेन की सौगात दी है। लाल कुआं से मुंबई को चलने वाले साप्ताहिक ट्रेन का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को ट्रेन का उद्घाटन के दौरान लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट, लाल कुआं विधायक मोहन बिष्ट ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली है। कुमाऊं मंडल से मुंबई के लिए एक और नई ट्रेन सेवा संचालित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से न सिर्फ बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में पर्यटक आएंगे, बल्कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन मिली है। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है, और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी, पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी और सोमवार को लाल कुआं से चलेगी। अब कोई कहीं पर भी जाने आने जाने में भी अगर कभी आ जाता है इन तिथियों पर, तो उसको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी बरेली बहुत नजदीक है, अगर छूट जाता है 2-3 दिन में और आवश्यक जाना होता है तो बरेली जा सकते हैं। इसके बाद हमने अयोध्या, बनारस के लिए और महाकाल के लिए भी ट्रेन चलें, इसके लिए पैरवी की है। ईश्वर की कृपा रही तो निकट भविष्य में जरूर ही ये भी होगा, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, काठगोदाम में खड़ा करने के लिए नहीं है, हल्द्वानी में भी नहीं है। बचा खुचा जितना भी है हमारे पास प्लेटफॉर्म लाल कुआं ही है। इसलिए एक्स्ट्रा ट्रेन जो भी हम लगाएंगे लाल कुआं से ही वो चलेंगी।
सर ऐसा अमृत भारत का जिस तरह से योजना पे जिस तरह स्वीकृति मिली है लालकुआ को, तो ऐसा नहीं लगता है कि लालकुआ स्टेशन को थोड़ा सा डेवलप बनाया जाए? नहीं और बनाया जा रहा है। जैसे ट्रेन से लोग पैसेंजर उतरते हैं तो या पटरी पार जाते हैं, पटरी से ट्रैवल करते हैं या फिर ओवर ब्रिज से, लेकिन जो विकलांग लोग हैं, जो बुजुर्ग है, उनके लिए क्या एक एक्सीलेटर या नहीं वो भविष्य के लिए प्रपोजल है हमारा, एक्सीलेटर बनाने के लिए यहाँ भी। और जहाँ जहाँ अभी आपने देखा है कि सौंदर्यीकरण हुआ है, बिल्कुल एकदम से आप ट्रेन स्टेशन जितने भी हैं हमारे देखेंगे, यहाँ हो चाहे देहरादून में हो चाहे हरिद्वार में हो, वास्तव में मोदी जी ने जो कहा था कि हमारे ट्रेन के स्टेशन अब एयरपोर्ट से कम नहीं है, इतने सुंदर, इतने व्यवस्थित हैं। ये जो आपने कहा है इसे हम लगाने के लिए हमने पर्यटन के लिए, पर्यटन तो इसलिए क्योंकि देखिए देवभूमि है, गेटवे है। आपके नीम करौरी बाबा, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनका दर्शन, जागेश्वर। और हम अगर बात करें कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ना केवल रिलीजियस टूरिज्म बट नैनीताल इतना बड़ा अपना एक क्षेत्र है जिसमें बहुत ही लोग आते हैं। जो नैनीताल के लिए जो काठगोदाम तक गाड़ी आती है अक्सर भरी हुई आती है। तो और बम्बई से हमारे यहाँ बहुत सारे भाई यहाँ के बम्बई में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये एक साधन बन जाता है। देखिए अभी एक अनाउंस हुई है टनकपुर से दुरई वाली जो गाड़ी है उसको एज अ रेगुलर ट्रेन 4 बार हफ्ते में हम लोग शुरू कर रहे हैं, शीघ्र ही शुरू कर देंगे उसको रेगुलर ट्रेन में। अभी एज अ स्पेशल चल रही है, तो ये भी एक नई ट्रेन अभी आ रही है। अयोध्या के लिए भी ट्रेन देखिए अभी इस चीज़ में हम लोग क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब नई ट्रेन आती है तो कई सारी चीज़ों को देखना होता है कि खाली हमारे क्षेत्र में नहीं है, एक से ज़्यादा मंडल, एक से ज़्यादा रेलवे इन्वॉल्व होते हैं। तो इस उत्तराखंड राज्य के राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जसपुर का चुनाव जसपुर के बीआरसी प्रांगण में बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में अमित त्यागी ने पुनः जीत हासिल कर अध्यक्ष पद के चुनाव में मंत्री पद और पंकज सिंह निर्विरोध चुना गए। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दीपक चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी भारी मतों से हराकर विजयी घोषित हुए, तो कोषाध्यक्ष सुशील चौहान और महिला उपाध्यक्ष संजू चौधरी ने विजयी पताका फहराया। मीडिया को जानकारी देते हुए चुनाव प्रभारी रामचंद्र शर्मा समस्त प्राथमिक शिक्षा संघ के विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर अपने पद की गरिमा बनाए रखने की और जीत की बधाई दी। उधर खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारी ने शांतिपूर्ण चुनाव और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने पर समस्त मतदाताओं, शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने संगठन पर विश्वास रखा। और काफ़ी समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे थे, कुछ लोग हमारे शिक्षकों के कुछ ऐसे भी साथी हैं जो चुनाव नहीं होना चाहते हैं, परंतु यहाँ के शिक्षकों ने बड़े हर्ष के साथ और बड़े तन मन के साथ चुनाव में भाग लिया। और हमारे पास अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी थे, जिसमें अमित त्यागी जी और भूपेंद्र सिंह जी। अमित त्यागी जी को 200 वोट मिले और भूपेंद्र सिंह जी को 140 वोट और 60 वोट से अमित त्यागी जी विजयी हुए। फिर उसके बाद हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष में दीपक जी, राशिद जी 2 कैंडिडेट थे और दीपक जी 128 वोट से विजयी हुए, उन्हें 234 वोट थे। उसके बाद हमारे पास संयुक्त मंत्री का पद आता है। संयुक्त मंत्री में हमारे पास नरेंद्र जी और राजा राम जी 2 कैंडिडेट थे। नरेंद्र जी को 167 वोट मिले और राजा राम जी को 170 वोट मिले। राजा राम जी 3 वोट से विजयी हुए। उसके बाद कोषाध्यक्ष का पद आता है। कोषाध्यक्ष में आशीष गुप्ता जी, सुशील कुमार जी 2 कैंडिडेट थे। आशीष गुप्ता जी को 141 वोट मिले, सुशील कुमार जी को 200 वोट मिले। 59 वोट से सुशील कुमार जी विजयी हुए। उसके बाद महिला उपाध्यक्ष में श्रीमती ऋचा गुप्ता और श्रीमती संजू रानी 2 कैंडिडेट थे। ऋचा गुप्ता जी को 148 वोट मिले, संजू रानी जी को 190 वोट मिले और संजू रानी 42 वोट से विजयी हुए। और लेखाकार में श्री जुनैद आलम जी और श्री जितेंद्र कुमार जी 2 कैंडिडेट थे। जुनैद आलम जी को 121 वोट मिले और जितेंद्र कुमार जी को 199 वोट मिले। 78 वोट से जितेंद्र कुमार जी विजयी हुए। और यही आज का मेन शिक्षकों का जो उत्साह है, ये चीज़ दिखा रही है। और बड़े
मन के साथ लोग बाहर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं और उत्साह है उनमें संगठन के प्रति। और यहाँ पर इस चुनाव में हमारे BO साहब हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया और जहाँ भी कमी उन्हें दिखा कि कार्यक्रम में नहीं दिक्कत हो रही तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से सबसे बहुत अच्छा सहयोग किया और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री अमित त्यागी विजयी रहे हैं और मंत्री पद जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गया था। सिर्फ पंकज कुमार मंत्री बने हैं। प्राथमिक शिक्षक जो भी यहाँ प्रतिभाग किए हैं चुनाव में, बहुत शालीनता से जो है सभी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है और यहाँ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं आई है। इसके लिए मैं सभी विकास खंड के समस्त शिक्षक को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से और संयमित तरीके से आप लोगों ने चुनाव संपन्न करा लिया है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। यही हुए हैं उनको भी जो है हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ताकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सब लोग प्रदेश कांग्रेस के साथ डटकर खड़े हैं। हम सब मिलकर वहां जीत सुनिश्चित करेंगे और केदारनाथ की जनता भी हमें जिताना चाहती है। चुनाव है, कैसी तैयारियां और एकजुटता हमें है अपना कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और सब लोग प्रदेश कांग्रेस के साथ डट करके खड़े हैं, जिला कांग्रेस के साथ डट करके खड़े हैं। और यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, भुवन जी हैं, सब लोग हैं। करण मेहरा जी के साथ सब लोग मिल करके हम लोग वहां जीत सुनिश्चित करेंगे। और लोग केदारनाथ की जनता जनार्दन जिताना चाहती है। वो भाजपा से अजीज आए हुए हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने गंभीर पाप किए हैं। केदारनाथ जी के साथ जो है सोना बेच दिया, चांदी बेच दी और शिलापट दिल्ली भेज करके वैकल्पिक मेडिकल स्टोर्स पर नशे की दवाइयों की बिक्री किए जाने की शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग जनपद हरिद्वार में लगातार मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की जा रही है। मंगलौर कस्बे में ड्रग्स विभाग की टीम के द्वारा मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की सूचना के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर मालिक स्टोरों पर ताले लगाकर फरार हो गए। मंगलौर कस्बे में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने आलम मेडिकल स्टोर पर भी छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की है। टीम की छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौका पाकर मौके से फरार हो गए। ड्रग्स विभाग ने सभी प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में लेकर जानकारियां जुटाने के साथ ही मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। क्षेत्र का और चुड़ियावाला और उसके अलावा जो है तेजूपुर में विजिट किया गया और तत्पश्चात जब मंगलौर में जो है यहाँ की टीम है, पुलिस टीम और SHO अरुण कुमार जी यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर छापेमारी की गई है। हालांकि बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है और एक मेडिकल स्टोर है नीचे आलम मेडिकल स्टोर, जिस पर कि मेडिकल स्टोर पे 2 बच्चे संचालन करते हुए पाए गए और मेरे द्वारा जब घर का पूरा जो शिकायत हमें मिली थी उसके आधार पर घर का निरीक्षण किया गया तो इनके 3rd फ्लोर पर एक कमरा था जहां पर जो हमारे द्वारा खुलाया और वहां से जो है भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयां मिली हैं, जो कि इंजेक्शन भी हैं, टैबलेट भी हैं और वो जो दवाइयां सारी हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा सकती हैं। और दूसरा उसके लिए जो है नारकोटिक जो दवाइयां हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है और जो मेडिकल स्टोर वाला संचालक है वो फिलहाल यहाँ पर से अभी गायब है। फिलहाल जो है पुलिस के साथ जो है संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और वो मौके से अभी फरार हो गया है। तो जो है इसमें केस भी किया जाएगा। अगर वो अपना स्पष्टीकरण देता है
तो उस हिसाब से देखा जाएगा। अदरवाइज जो है इसमें नारकोटिक एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। को मिले हैं 3,000 लगभग कैप्सूल मिली हुई हैं और टार्माडोल के इंजेक्शन मिले हैं यहाँ पे, और उसके अलावा मिडाजोलाम के इंजेक्शन मिले हैं जो कि सर्जिकल और ट्रॉमा के केस में ही यूज किए जा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों के साथ राज्य में बिगड़ते सामाजिक सौहार्द, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई, अवैध खनन, बिजली दरों में बढ़ोतरी आदि के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। देखिए, प्रदेश प्रभारी जी समय समय पे उत्तराखंड आती रही हैं और उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में भी जो हमारे सह प्रभारी जी उनका भी कार्यक्रम तय हो रहा है। निश्चित तौर से प्रभारी जी भी हमारे चुनाव पे यहाँ पे रहेंगी और उनका एक जो अनुभव है उसका फायदा भी राज्य की जनता को मिलेगा। केदारनाथ चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। जो हमारे कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले जो हमारे संभावित कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो केदारनाथ को छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। वहां की जनता आज भी विकास को तरस रही है। विकास नाम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्होंने केदारनाथ के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे वो चुनाव में जनता के जो सवाल है उनका सामना कर सकें। इसलिए कांग्रेस के सारे नेता इसमें लगेंगे, प्रभारी जी भी रहेंगे, सह प्रभारी लोग भी रहेंगे। कोशिश है कि अन्य नेता भी, हमारे बड़े नेता प्रदेश के अंदर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने खिलाड़ियों की हालत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, यह प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, लेकिन सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार खिलाड़ियों के साथ कर रही है, इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का खिलाड़ी अपने खर्चे से प्रतियोगिताओं की तैयारी करता है और कई बार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से भी वंचित रह जाता है और कई खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण खेल से दूर हो जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेलों की बात सरकार कर रही है कि उत्तराखंड में होंगे, बहुत खुशी की बात है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर के आयोजन अगर प्रदेश में होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश को इसके लिए गौरवान्वित होना ही चाहिए। लेकिन मेरा सरकार को सुझाव है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं केवल उन्हीं से काम नहीं चलेगा। आपको खेल प्रतिभाओं को जमीनी स्तर से बढ़ाने की आवश्यकता है। जनपद स्तरों पर अगर आप देखें तो जो भी हमारे होनहार बच्चे खेलों में प्रतिभा करते हैं उनको जो भी अनुमन्य सुविधाएं है वो तो मिल नहीं रही है। तमाम तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है और अपनी जेब की पूंजी लगाने के बाद भी वो जो है तमाम राष्ट्रीय स्तर की या तमाम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। तो कब तक इस तरीके से जो है जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का उत्पीड़न होगा, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और खेल विभाग के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। आए दिन अखबारों में समाचार छपते हैं कि जो है प्रतिभाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो निचले स्तर तक जब तक सुधार नहीं होगा, ब्लॉक स्तर से ही जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और जो हमारे बच्चों को चाहे वो ड्रेस की सुविधा है, चाहे भत्तों की सुविधा है, चाहे उनको डाइट की सुविधा है, वो सब प्रॉपर मिलनी चाहिए और उनको वो मिल नहीं रही है। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।